चलिए ये बताइए मूल्यह्रास क्या होता है? हेलो, मूल्यह्रास क्या होता है? मूल्यह्रास और लुप्तप्रायता क्या होता है? अब देखिए, मूल्यह्रास क्या होता है कि भवन बनाने के बाद उसका वायुमंडल के प्रभाव से और तापमान के प्रभाव से क्या होता है, थोड़ा सा खराब हो जाता है। इसके कारण उसके मूल्य में क्या आती है, कमी आती है। उसी को क्या कहते हैं, मूल्यह्रास कहते हैं। ठीक है। एक होता है आपका अवमूल्यन। अवमूल्यन क्या होता है कि डिजाइन, मान लीजिए कि आप कोई घर बनाए हैं और दूसरे डिजाइन का है, 20 साल बाद वो डिज़ाइन एकदम ख़त्म हो गया, कोई नया डिज़ाइन आया। इसके कारण जो आपका घर का पैसा यानी रेट गिर जाएगा, उसे कहेंगे हम अवमूल्यन। यानी पूरा नया डिज़ाइन, नया टेक्नोलॉजी या फिर नई कोई कुछ भी आने के अनुसार जो पुराने संपत्ति होता है, पुराना बिल्डिंग होगा, उसका पैसा क्या होता है, वैल्यू कम हो जाता है। इसे कहते हैं हम लोग लुप्त प्रायता, है ना। हमको पढ़ना क्या है, अवमूल्यन। क्या पढ़ना है, अवमूल्यन। है, ले लिएगा अवमूल्यन। अवमूल्यन में मौसम का प्रभाव या लगातार उपयोग उसमें रहेंगे तो क्या होगा कि यूज करेंगे, टूटे फूटेगा तो उसके रेट में कमी आएगा। जबकि अवमूल्यन क्या होता है, हाँ, मूल्यह्रास होता है, उसमें रहने के कारण ख़राब होगा बिल्डिंग। और अवमूल्यन क्या होता है कि कोई, जैसे कि आप देखिए तो ऐसा बिल्डिंग मिलेगा आपको। हम कहते हैं कि घर लेना है जिसमें लिंटल ना बना हो के आर्च मिलेगा इस तरह का, तो ये देखते ही पता चल जाता है ना पुराना घर है कि नहीं। तो ये टेक्नोलॉजी आजकल है, आजकल तो डायरेक्ट लिंटल डाला जा रहा है कि नहीं। तो इसका टेक्नोलॉजी ख़त्म हो गया तो इसका पैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपका कोई घर बना है जिसमें बीम डाला गया है, उस बीम में कोई बेंटअप बार ही नहीं डाला गया, उसमें नहीं पता था। 10 साल बाद ये पता चल रहा है कि बेंटअप बार डालने से क्या होता है, मजबूती आती है। बेंटअप बार या कुछ भी नहीं डालें, उसका रेट हुआ ना कम, क्योंकि वो तो डेंजरस है ना भाई, ख़तरनाक है, कब गिर जाएगा, क्योंकि उस अनुसार डिज़ाइन नहीं हुआ था, टेक्नोलॉजी उस समय नहीं थी। तो इसके कारण नई नई टेक्नोलॉजी, नई नई डिज़ाइन आने के कारण पुराना डिज़ाइन क्या होता है, पुराने टेक्नोलॉजी का पैसा कम हो जाता है घर का। तो उसे कहते हैं हम लोग अवमूल्यन। जबकि जिस घर में रहेंगे तो आपका बारिश आएगा, धूप पड़ेगा, उसमें रहेंगे तो कुछ टूटेगा फूटेगा, इसके कारण उसके जो रेट में कमी आएगा, उसे कहेंगे मूल्यह्रास। तो हमको क्या पढ़ना है आज, मूल्यह्रास। ठीक है, निकालेंगे कि भाई आप घर में इतना साल रह चुके तो कितना पैसा कम हुआ, है ना। किसी घर को खरीदने जाएंगे तो ये सब निकाला जाएगा। तो लिखिएगा लगातार उपयोग। मूल्यह्रास में इंग्लिश होता है डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास। लिखिएगा लगातार उपयोग। लगातार उपयोग मौसम के प्रभाव, कामा डालिएगा, लगातार उपयोग मौसम के प्रभाव, घर्षण तथा समय बीतने के साथ लगातार उपयोग मौसम के प्रभाव, घर्षण तथा समय बीतने के साथ व आयु कम होने के साथ नहीं, आयु बढ़ने के साथ लिखिए। वो तो आयु बढ़ रहा है उसका ना, कम थोड़ी होगा। आयु बढ़ने के साथ साथ, यानी जितना ज़्यादा दिन उसमें रहेंगे वो, आयु बढ़ने के साथ साथ संपत्ति के मूल्य में जो कमी आती है, संपत्ति के मूल्य में जो कमी आती है मूल्यह्रास कहलाता है। और आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ सकता है, कैसे कहेगा क्वेश्चन में, मूल्यह्रास किसे कहते हैं? ऑप्शन दे देगा कि लगातार प्रयोग में रहने के कारण। नहीं, मूल्यह्रास है, अवमूल्यन नहीं, मूल्यह्रास। हाँ, अवमूल्यन बोल देंगे, लेकिन मूल्यह्रास का हम लिखवा रहे हैं। ठीक है, वो निकल गया होगा कि वो दोनों समझा रहे थे, जहाँ तक याद है मूल्यह्रास ही बोले थे, मूल्यह्रास है। ठीक है, जो भी हो चेंज कर लीजिए, उससे वो कौन सी बड़ी बात है। मूल्यह्रास, ठीक है, क्या कहलाता है, मूल्यह्रास कहलाता है। अब समझिएगा, अब मान लीजिए कोई बिल्डिंग बनाए, ठीक है, क्या बना दिए आप, हेलो, क्या बना दिया आप, कोई बिल्डिंग बना दिए, ठीक है।
अब क्या हुआ, इसको डिज़ाइन किए हैं आप 80 साल के लिए। कितने साल के लिए डिज़ाइन किए हैं? 80 साल। तो प्रत्येक साल इसके कुछ कमी होता जाएगा। पहले साल खरीद 2 साल बाद खरीदने जाएंगे, मान लीजिए इसको बनाने में लगा है आपका 10 लाख रुपए, इसको बनाने में कितना लगा है? 10 लाख। 4 साल बाद खरीदने जाएंगे तो आप देंगे इसका 7 लाख। कितना भी देंगे कि नहीं देंगे? नहीं, 3 लाख क्या हो गया? 3 लाख का मूल्य ह्रास हो गया। 3 लाख का क्या हो गया? आपका मूल्य ह्रास हो गया। आप इसको 10 साल बाद खरीदने जाएंगे, कितने साल बाद? 10 साल बाद। तो कितना लाख देंगे? 3 लाख। भाई कुछ भी देंगे, मान लीजिए कितना लाख देंगे? 3 लाख, ठीक है। तो और भी मूल्य ह्रास हो गया। इसको 70 साल बाद खरीदने जाएंगे तो देंगे 50,000 रुपये, क्योंकि हो सकता है कि उस रात सोएंगे तो रात आखिरी हो, है ना। और क्योंकि 80 साल का डिज़ाइन है, 70 साल हो गया तो 50,000 में खरीद लेंगे। और 80 साल बाद जाएंगे तो इसका पैसा मिलेगा? 80 साल बाद नहीं ना, 80 साल बाद नहीं मिलेगा। लेकिन क्या बच जाएगा आपका? उसको गिरा के जो बेचेंगे स्क्रैप वैल्यू, उसका मान आपको मिलेगा। यानी 10 लाख रुपए था, इसका 10% आपको मिल जाएगा। क्या बचेगा? सिर्फ स्क्रैप वैल्यू। यानी क्या होता है आपका कि मूल्यह्रास घटते घटते संपत्ति के लाभकारी आयु के अंत में कितना बचता है? स्क्रैप वैल्यू के बराबर बचेगा कि नहीं बचेगा? स्क्रैप वैल्यू के बराबर, ठीक है। इसको नोट करिए, लाइन छोड़ के लिखिएगा। हाँ, लाइन छोड़ नहीं हम बता रहे हैं, लिखवा रहे हैं। लिखिएगा, लिखिए आयु बीतने पर, नहीं लाभकारी आयु बीतने पर, लाइन छोड़ के लिखिएगा। लाभकारी आयु बीतने पर लाभकारी आयु के बीतने पर भवन का केवल कबाड़ मूल्य शेष रह जाता है। हाँ, केवल कबाड़ मूल्य शेष रह जाता है। जो कुल लागत का कितना होता है? 10%। जो कुल लागत का 10% होता है, जो कुल लागत का 10% होता है। जो कुल लागत का 10% हो रहा है। नोट करके लिखिए, एक नोट करके लिखिए। भवन क्या बोलते हैं कि ज़मीन का यानी भूमि का मूल्य ह्रास नहीं होता है। कहीं भूमि का रेट गिरेगा, कहेंगे टूट फूट गया ज़मीन, नहीं ना, और रेट बढ़ता ही जाता है। इसलिए कहीं देखेंगे भूमि का कुछ नहीं लेते हैं, भूमि को अलग कर देते हैं। लिखिएगा, भूमि का या ज़मीन का मूल्य ह्रास नहीं होता है, उसका रेट बढ़ता ही जाता है। भूमि का मूल्य ह्रास नहीं होता है। नहीं होता है। हो गया। अब लिखिएगा, हेडिंग लिखिएगा, लिखिए मूल्यह्रास ज्ञात करने की 3 विधि है। लिखिए मूल्यह्रास ज्ञात करने की 3 विधि है। मूल्यह्रास ज्ञात करने की 3 विधि है। मूल्यह्रास ज्ञात करने की 3 विधि है। पहला हेडिंग लिखिएगा, रेखीय विधि, स्ट्रेट लाइन मेथड। रेखीय विधि, तीन विधि है। पहला हो जाएगा आपका रेखीय विधि। अब समझिएगा रेखीय विधि का मतलब क्या है। मान लीजिए बिल्डिंग बना दी है ना। रेखीय मूल्य ज्ञात करने की कितनी विधि है? 3 विधि। मान लीजिए बिल्डिंग बना दिए, कितने रुपए का बनाए हैं आप? 10 लाख रुपए का। कितने लाख का बनाए हैं आपका? 10 लाख। किस साल में बनाए हैं?
2023 में आप बन जाएंगे जेई, ठीक है। तो 2000 जेई बनते हैं तो पैसा वैसा मिलने लगेगा, तो बना देंगे 2023 में आप लोग क्या 10 लाख रुपए का बिल्डिंग। लेकिन कोई उसको 2024 में खरीदने आएगा तो कितना लाख रुपए देगा? 9 लाख। 1 लाख क्या हो गया? मूल्य ह्रास हो गया। 2025 में आएगा तो कितना देगा इसका? 8 लाख। 2026 में आएगा तो 7 लाख। यानी क्या हो रहा है? हर साल आपका समान रेट से हो रहा है ना, रेखीय विधि से। यानी हर साल आपका समान पैसा घटता जा रहा है। देखिए प्रत्येक साल कितना कितना पैसा घट रहा है? 1-1 लाख रुपए, है ना। इसे हम कहते हैं रेखीय विधि। यानी जितना आगे बढ़ जाएंगे समान पैसा हर साल धीरे धीरे वो घटता जाएगा, ठीक है। तो इसका फार्मूला लिखिएगा। इस विधि क्या बोले हैं? हाँ लिखिएगा। इस विधि में, इस विधि के अनुसार, इस विधि के अनुसार, इस विधि के अनुसार संपत्ति का मूल्य ह्रास संपत्ति का मूल्य ह्रास प्रति वर्ष समान दर से माना जाता है। प्रति वर्ष समान दर से माना जाता है। प्रति वर्ष समान दर से माना जाता है। लिखिएगा मूल्यह्रास, लाइन छोड़ के लिखिएगा मूल्यह्रास यानी कैपिटल डी डिप्रिसिएशन इक्वल टू सी माइनस भी अपान एन, जहाँ सी क्या है आपका ओरिजिनल कास्ट, क्या हो जाएगा आपका ओरिजिनल कास्ट इन मूल लागत, भी क्या हो जाएगा स्क्रैप वैल्यू या फिर साल्वेज वैल्यू, एन क्या हो जाएगा लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी, लाइफ ऑफ क्या हो जाएगा प्रॉपर्टी, ठीक है। उसके बाद निकालता हूँ लोग बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का डेफिनेशन किसी को याद है? बुक वैल्यू किताबी मूल्य, बुक वैल्यू, बुक वैल्यू क्या होता है सी माइनस n1 इंटू डी। बुक वैल्यू क्या होता है कि कुल लागत में से उतने साल का हम क्या करते हैं, जब मूल्य ह्रास घटाएंगे तो मिलेगा मेरा बुक वैल्यू, जहाँ सी क्या हो जाएगा। इसके बाद इसको लिखिएगा जहाँ सी क्या हो जाएगा आपका ओरिजिनल कास्ट, n1 क्या है वो हम देखेंगे न्यूमेरिकल में, डी क्या है आपका डिप्रिसिएशन। हाँ n1 मतलब पूछेगा कि 10 साल बाद 20 साल बाद हमको बस n1 लिख देना है, समय है, ठीक है समय है। जैसे जैसे 5 साल बाद 5 साल बाद 20 साल बाद मूल्य ज्ञात करना बुक वैल्यू, ठीक है। लिखिए फटाक से नोट करिए इसको, सी माइनस भी अपान एन। लिखिए न्यूमेरिकल लिखिए, एक क्वेश्चन लिखिए। पेट ना हेलो पेट ना हर 6 महीने बाद आएगा, 1 साल बाद, 1 साल बाद आएगा, तब सेंट्रल वाला 6 महीने बाद आएगा, ऐसा कुछ नियम है। लिखिएगा हो जाएगा। लिखिएगा क्वेश्चन लिखिए, एक कंक्रीट मिश्रक का मूल्य, एक कंक्रीट मिश्रक का मूल्य यानी कंक्रीट मिक्सिंग मशीन है ना, मिक्सिंग मशीन, एक कंक्रीट मिश्रक का मूल्य, मिश्रक मिलाने वाला, मिक्सिंग लिख देना, एक लिखिए एक मिक्सिंग मशीन, एक कंक्रीट मिश्रक का मूल्य 10,000 रुपये है। एक कंक्रीट मिश्रक का मूल्य 10,000 रुपये है। देखिए 20 वर्ष बाद 20 वर्ष बाद इसकी कबाड़ी मूल्य 10% रह जाएगा। हाँ 20 वर्ष बाद इसका कबाड़ी मूल्य 10% रह जाएगा। देखिएगा प्रतिवर्ष मूल्य ज्ञात करिए, मूल्यह्रास ज्ञात करिए, प्रतिवर्ष मूल्यह्रास ज्ञात
कीजिए। प्रतिवर्ष मूल्यह्रास ज्ञात करिए। प्रतिवर्ष मूल्यह्रास ज्ञात कीजिए। यदि समान रूप से घटता है, यदि समान रूप से घटता है, जैसे समान रूप से घटता है। लाइन शुरू लिखिएगा। 10 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद मशीन का कुल मूल्यह्रास 10 वर्ष बाद मशीन का कुल मूल्यह्रास तथा बही खाता यानी बुक वैल्यू ज्ञात करिए। तथा बही खाता यानी बुक वैल्यू ज्ञात करिए। हो गया। देखिए तो अब क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा, सब आपको दिया है, बस क्या रखना है, वैल्यू रखना है। हेलो, उसका मूल्य कितना है, मशीन का मूल्य कितना है मिश्रक का 10,000, यानी ओरिजिनल की कास्ट कितना हो जाएगा आपका, सी का मान हो जाएगा आपका 10,000 रुपये। और भी का मान कितना है, स्क्रैप वैल्यू ना, भी क्या है स्क्रैप वैल्यू। हेलो सुनिए, तो 10,000 का, हाँ 10,000 का कितना हो जाएगा आपका 10%, कितना हो जाएगा आपका 1,000 रुपये। कितना रुपये 1,000। यन का मान कितना दे रहा है 30 साल, यन का मान कितना दे रहा है 30 साल। तो डिप्रिसिएशन क्या होगा, सी माइनस भी अपान यन। सी का मान आपका है 10,000, भी का मान 1,000, यन का मान कितना है 30, 20 बोले थे, हाँ तो 20 लिख लीजिए, 20 ही है तो 20 साल। ठीक है, कितना आ रहा है देखिए, कितना रहा है 420 रुपये। कितना रहा है आपका 420 रुपये। ठीक है, कितना रहा, 10,000 में से घटाएंगे सी माइनस भी अपान यन। ये बताइए 10,000 में से 1,000 घटा देंगे, 20 से भाग देंगे तो 9,000 कैसे आ जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 450 रुपये। कितना रुपये आ जाएगा आपका 450 रुपये। ठीक है, अब समझिएगा, यानी ऊपर डिप्रिसिएशन कैसा है आपका बता रहा था ना, वो घटने का दर क्या है, समान है, वो प्रति वर्ष क्या करेगा, समान रेट से घटेगा। तो क्वेश्चन में हम क्या बोले हैं कि 10 वर्ष बाद मशीन का कुल मूल्यह्रास ज्ञात करिए। तो लिखेंगे हम 10 वर्ष बाद कुल मूल्यह्रास है ना, कितना हो जाएगा, 1 साल का 450 रुपये, तो 10 साल का कितना हो जाएगा, 10 से गुना कर देंगे, है कि नहीं, 4500 रुपये। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 4500 रुपये। अब समझिएगा, वो कह रहा है बुक वैल्यू भी ज्ञात करिए। क्या ज्ञात करना है, कह रहा है बुक वैल्यू। अब कितने साल बाद बुक वैल्यू कह रहा है वो कि 10 साल बाद तो कुल मूल्यह्रास ज्ञात करना है, कितना हुआ आपका 45,000। वो कह रहा है कि 10,000 बाद बुक वैल्यू भी ज्ञात करिए। तो सी कितना है आपका 10,000, इसमें से कितना खत्म हो गया 4500 रुपये मेरा डिप्रिसिएशन हो गया है ना, यानी 4500 रुपये को हम घटा देंगे। कितना आ रहा है, घटाइए, हाँ 5500, यानी उसका मूल्य कितना है 10 साल बाद 5500 रुपये। ठीक है, आधा हो जा रहा है कि नहीं, लगभग में 20 साल का था, 10 साल बाद वो आधा में बिक रहा है। नोट करिए। हेलो, पहला क्या था आपका, रेखीय विधि था ना, इसका न्यूमेरिकल लग गया। दूसरा लिखिएगा परिमाण सर्वेक्षण विधि, परिमाण सर्वेक्षण विधि, परिमाण सर्वेक्षण, क्वांटिटी सर्वे मेथड,
ये बुक का भी नाम है ना क्वांटिटी सर्वे, है कि नहीं, एक अनुमान लगाते हैं ना, तो परिमाण सर्वेक्षण वही है। अब क्या करेंगे, हाँ परिमाण सर्वेक्षण विधि, क्वांटिटी सर्वे मेथड। तो इसके लिए कोई फार्मूला वगैरह लगा के मूल्यह्रास, अभी तो मूल्यह्रास ही हम ज्ञात कर रहे हैं, पहला रेखीय विधि था, दूसरा परिमाण सर्वेक्षण विधि। तो क्या करेंगे इसके लिए, कुछ नहीं करना है, हम खुद साइट जो बिल्डिंग को खरीदना रहेगा या फिर जो संपत्ति खरीदना रहेगा वहाँ जाएंगे और देखेंगे उसका कंडीशन क्या है। ठीक है, कंडीशन क्या है देख लेंगे कि इतना टूटा, उतना फूटा, इतना पुराना है, यहाँ क्रैक हुआ है, उसके अनुसार अपने अनुभव के अनुसार उसका हम कह देंगे कि तुम 10 लाख में बनवाए हो तो इसका 4 लाख 3 लाख रेट आपका घट गया क्योंकि इतना डैमेज हुआ है, इतना पुराना है ना। तो खुद अपने अनुभव के अनुसार जो हम रेट तय करेंगे, जो हम उसका मूल्यह्रास करेंगे, उस किस मेथड से करेंगे, अनुभव द्वारा, उस हम लोग कहते हैं परिमाण सर्वेक्षण विधि, है ना। अनुभव के द्वारा हम उसको देखते हैं। इसमें लिखिएगा, इस विधि में लिखिए, साइट पर जाकर, यानी स्थल पर जाकर, साइट पर जाकर संपत्ति का निरीक्षण किया जाता है, संपत्ति का निरीक्षण किया जाता है तथा संपत्ति का वर्तमान दशा आयु टूट फूट, लुप्तप्रायता इत्यादि को देखते हुए, लुप्तप्रायता, कोई बिल्डिंग ज़्यादा पुराना मॉडल को तो नहीं बन गया है, इत्यादि को, टूट फूट, लुप्तप्रायता इत्यादि को देखते हुए लेकिन अनुभव के आधार पर मूल्यह्रास निर्धारित किया जाता है। अनुभव के आधार पर मूल्यह्रास निर्धारित किया जाता है। अनुभव के आधार पर अनुभव के आधार पर मूल्यह्रास ज्ञात किया जाता है। ज्ञात किया जाता है। तीसरा मेथड लिखिएगा, नहीं इस पे क्या क्वेश्चन है, अब जो जितना अनुभव वाला रहेगा उतना अपना करेगा, इसका कोई फार्मूला नहीं है। हाँ नहीं होगा। अगला लिखिएगा, तीसरा लिखिएगा, शोधन निधि विधि, सिंकिंग फंड मेथड। इसको तो पढ़ चुके हैं हम लोग, इसको पढ़ना नहीं है ना, इसको तो हम पढ़, लिख दीजिए, शोधन निधि विधि, सिंकिंग फंड मेथड, है ना, लिख दीजिएगा उसके आगे, इसको हम ऊपर पढ़ चुके हैं। शोधन निधि विधि नहीं पढ़े अभी, ऊपर सबसे पहला टॉपिक तो ये था। अब समझिएगा, हम आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं कुछ जो एग्जाम में आएंगे, ठीक है, इतना समझ आ गया। आज हम क्या क्या टॉपिक पढ़े हैं, सिंकिंग फंड पढ़े हैं और डिप्रिसिएशन, है ना, सिंकिंग फंड, डिप्रिसिएशन। हम आपसे क्वेश्चन पूछे हैं कि मूल्यह्रास ज्ञात करने की कितनी विधियां हैं, कितनी हैं, 3। हम कह दें कि वह विधि जिसमें मूल्यह्रास समान दर से होता है, उस विधि का क्या नाम है, रेखीय विधि, है ना, स्ट्रेट लाइन मेथड। क्या है आपका, रेखीय विधि। ठीक है, वह विधि जिसमें अनुभव के आधार पर डिप्रिसिएशन ज्ञात करते हैं, वो कौन सा विधि है, परिमाण सर्वेक्षण विधि, है ना। हम कहें कि सिंकिंग फंड द्वारा कुल लागत का कितना % इकट्ठा करते हैं, 90%। सिंकिंग फंड द्वारा कुल लागत का कितना इकट्ठा करते हैं, 90%। और 10% कहाँ से इकट्ठा करेंगे, स्क्रैप वैल्यू से। हम आपको फार्मूला पूछें कि बुक वैल्यू इक्वल टू क्या होता है, हाँ, यानी ओरिजिनल कास्ट माइनस उस साल तक का मूल्यह्रास, है ना। वही बुक वैल्यू क्या होता है, ओरिजिनल कास्ट माइनस उस साल तक का मूल्यह्रास, ये क्या होता है आपका, बुक वैल्यू। हो जाएगा ना, तो ठीक है, अब बंद करें।